नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात जो कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ दिनों से थोड़ा दुखी था। जो भी हमारे देश में कश्मीर के इलाके में हुआ, तो मैं बहुत आहत था। मैं उस बारे में अधिक बात तो नहीं करूँगा क्योंकि मैं एक पुस्तक की समीक्षा करने जा रहा हूँ। परंतु इंसान जो है अपनी जड़ता, अपने मज़हब, धर्म और अन्य तरह के बहुत ही अतार्किक चीज़ों में उलझा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा दुख ये है कि वो उस उलझन में खुद तो है ही, वो और को भी उस उलझन में डालना चाहता है। ये सबसे बड़ा दुख है। तो मैं इसी उलझन में था और बहुत दुखी था। और साहित्य चूँकि मेरे लिए उस दुख से उबरने या उस दुख में और अधिक डूब जाने का एक जरिया है, तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक और पुस्तक, एक और कृति, एक और रचना, सुरेंद्र वर्मा जी की रचना रति का कंगन की समीक्षा लेकर। एक और बात कि मैं बहुत ही आम सा पाठक हूँ। मेरी साहित्यिक रुचि है, इस कारण से मैं कविताएं लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ। मेरी जो भी रचना है या मैं जो भी पढ़ता हूँ, मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ। मैं जो विश्लेषण करता हूँ वो व्यक्ति नहीं हूँ। मैं भी एक डरपोक सा, एक आम सा, बहुत ही जो गलतियाँ करता है, बहुत सारे क्रूर कर्म भी करता है, ऐसा व्यक्ति हूँ। ऐसा ही व्यक्ति हूँ। मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने साहित्यिक रुझान और साहित्यिक चेतना से जो व्यक्ति मेरा निकल कर आता है और जो व्यक्ति मैं हूँ, उन दोनों में बहुत भेद है। वही दोगलापन जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ मेरे भीतर भी व्याप्त है। मेरी कविताएं जो है और मैं जो भी पढ़ता हूँ वो सबसे पहला प्रहार मुझ पर ही करती है। तो ये मेरी यात्रा ही है। और इसी प्रकार नाटक में एक पुरुष है, मल्ली नाग, जिसकी पूरी यात्रा, जीवन यात्रा की कहानी है रति का कंगन। ये एक नाटक है। सुरेंद्र वर्मा जो है वो एक मनोवैज्ञानिक लेखक के तौर पर जाने जाते हैं और सटीक शब्दों और सटीक भावों को उकेरने के लिए जाने जाते हैं और बहुत सुंदर शब्दों में उकेरने के लिए जाने जाते हैं। तो नाटक के मुख्य पात्र मल्ली नाग हैं, उसके अलावा कौटिल्य है, मेघांबरा है, श्रीवल्लरी है, अम्बा है, संदीपन है, कोकिला है, कई पात्र हैं। हम आगे कुछ पात्रों के बारे में ज़रूर बात करेंगे। आप पुस्तक जब पढ़ेंगे तो औरों के बारे में भी जान जाएंगे। सबसे पहले मल्ली नाग की यात्रा कैसे शुरू होती है। तो मल्ली नाग जो है वो युवावस्था में है और अपनी काम इच्छाओं के आसपास ये अपने जीवन यात्रा की कहानी को बुन रहा है। उसकी कहानी शुरू होती है अपने भाभियों के आसपास। वो अपने भाभियों से आसक्त है, उनसे उनके प्रति कामुक इच्छाओं से भरा हुआ है और समाज से अधिक समाज से आगे जाकर मानवीय मनोविज्ञान क्या कहता है, उसके भीतर जो इच्छाएं और कामनाएं हैं, उससे जो जनित क्रियाएं हैं उसके जीवन में, उसके बारे में सुरेंद्र वर्मा बात करना चाहते हैं। और मल्ली नाग की यात्रा में भाभियों का जो योगदान है उसे बहुत ही अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से ही कहते हैं। आपको किसी प्रकार की फुहरता नज़र नहीं आएगी। यही एक लेखक की अच्छाई है कि वो किस तरह से अपने पात्रों को और किस तरह से प्रसंगों को रखता है और शब्दों को गढ़ता है। ये एक सुंदरता है। और वो अपने भाभियों के काम उत्सव से पार कर वो शहर की ओर जाता है। शहर में भी उसकी काम पिपासा खत्म नहीं हुई होती है, चूँकि इसी कारण से वह कई स्त्रियों से मिलता है और उसके संबंध बनते हैं और अंत में उसे, नाटक के अंत में नहीं, शहर
में उसकी जीवन यात्रा के दौरान ही उसे प्रेम हो जाता है स्त्री से जिसका की नाम है श्रीवल्लरी, और वो उसे नहीं स्वीकार करती है। नाटक के इन प्रसंगों के दौरान सुरेंद्र वर्मा दो तरह की बात कहते हैं। एक तो भाभियों और मल्लीनाग के बीच जो संबंध है उसके बारे में वो बात करते हैं और कहते हैं कि ये मानवीय इच्छाओं से जनित क्रियाएं हैं और इसमें उन्हें कोई दोष नजर नहीं आता है। परंतु उसी वक्त वो सामाजिक अराजकता की बात भी करते हैं कि यौन दैहिक शोषण की तरह ना हो जाए, वो प्रेम से प्रभावित हो, ये वो कहना चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो सिर्फ स्त्री का शोषण ही नहीं करता है, वो पुरुष का शोषण भी करता है। तो सामाजिक इकाइयाँ, सामाजिक जो भी नैतिक पुरोधा हैं, जो भी ठेकेदार है, वो कह सकते हैं कि विवाह इत्यादि जो है वो व्यक्ति को एक अनुशासन दे सकता है, उसे बांध सकता है, लेकिन व्यक्ति की काम इच्छाएँ जो हैं और अन्य इच्छाएँ जो हैं वो इन सामाजिक बंधनों को कभी कभी तोड़ देती है, क्योंकि वो उसके भीतर उबलता रहता है। खैर, वो कहते हैं कि यौन इच्छा जो है वो अराजक नहीं हो जाए, और ऐसा ही होता है। आगे मल्लीनाग जो है वो शोध के लिए जाता है, एक छात्र बनता है, और वहीं उसे एक स्त्री से उसकी मुलाकात होती जिसका कि नाम है लवंगलता, जो कि एक जो महाविद्यालय है उसके शिक्षिका है। शायद वो सब बहुत ऊंचे पद पर हैं, और वो मल्लीनाग का प्रयोग करती हैं अपने यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और इसे ही दैहिक शोषण कहते हैं सुरेंद्र वर्मा। अन्य कई कटाक्ष और कई प्रसंग वो गढ़ते हैं। पूरे नाटक में कटाक्ष का प्रयोग बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। एक और बात, जो मल्लीनाग जो है वो शोध के तौर पर गीता को रखता है, तो ये एक प्रतीकात्मक प्रयोग कह सकते हैं सुरेंद्र वर्मा द्वारा, कि कैसे वो उन काम इच्छाओं से और आनंद मार्गी खुद को कहता रहा, और धीरे धीरे वो एक आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी यात्रा जो कि काम से ही प्रभावित रही, फिर से क्योंकि मल्लीनाग ही नहीं है सिर्फ जो जिसकी यात्रा काम से प्रभावित है, और भी जो भी पात्र उसके जीवन यात्रा में आएंगे, स्त्री या पुरुष, वो भी काम की इच्छाओं से प्रभावित होंगे। तो उसके जीवन में लवंगलता आती है, तुंगभद्र आता है, और लवंगलता जो है वो उसे अपने यौन सुखों के लिए प्रयोग करती है। तुंगभद्र जो एक यौन कुंठा से ग्रसित व्यक्ति है, जिसकी शादी हो रखी है, लेकिन वो लवंगलता से आकर्षित है, तो अपने यौन कुंठा से जो भी जनित उसके अंदर द्वेष है, उससे वो मल्लीनाग का जीवन जो है वो बेकार कर देता है। उसकी शोध की यात्रा जो है वो गीता पर जो शोध कर रहा था उसे वो खत्म कर देता है। और यही कटाक्ष है अकादमिक महानता के पुरोधा बने फिरने वाले लोगों का दोगलापन, और कैसे इसी दोगलापन से छात्रों का दोहन होता है, सिर्फ शैक्षणिक स्तर पर नहीं, दैहिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, हर स्तर। और कैसे वो पात्र मल्लीनाग जो है गीता जैसे शोध विषय और जो कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, और काम इच्छाओं के बीच झूलता रहता है। ये
हर मनुष्य ही है। मैं पुरुष के तौर पे तो अपने आप को ऐसे ही महसूस करता हूँ, ये सच्चाई है। और एक पात्र है कौटिल्य, जो नाटक के शुरुआत में भी आते हैं और बीच में आते हैं। कौटिल्य जैसे पात्र जो है उसके द्वारा संभ्रांतों के दोगलापन को दर्शाया गया है कि कैसे वो महान बने रहने की इच्छाओं से भरे रहते हैं, लेकिन दोगलेपन से भी वैसे ही ग्रसित रहते हैं। अंत में, नाटक के अंत में एक आह्वान है जिसे मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ये एक कड़ी है जो महत्वपूर्ण है। और इसे लेखक ने बीत राग कहा है। अब बीत राग क्या है? बीत राग एक ऐसा राग है जहाँ आप इच्छाओं, कामनाओं, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि से दूर हो जाते, एक समरसता आपके मन में आ जाती है। कहीं ना कहीं मल्ली नाग की यात्रा यही समाप्त होती है और लेखक यही कहना चाहते हैं कि ऐसे ही यात्रा समाप्त होनी चाहिए। तो एक आह्वान जो अंत में है, करो ये उपकार ओ प्रभु, भाव तंत्र भोथरे करो, इंद्रियों का बोध न हो, पोछ दो अनुभूतियों का पाठ, कुंद संवेदना रहे चेतना बुहार दो प्रभु, ज्ञान समय को विलुप्त कर वर्ष मास भेद मिटा दो, शून्य के प्रवाह में बहा स्मृति प्रकोप घटा दो, शांति का उपहार दो प्रभु। ये जो आह्वान है, जो गीत है, ये नाटक का यही अंत हो जाता है। और ये एक कड़ी है। मैं पीछे जाता हूँ और बताता हूँ कि मल्ली नाग जो है, जो जिसकी की शोध यात्रा समाप्त हो जाती है तुंगभद्र जैसे व्यक्ति के कारण, उन्हीं संस्थानों में, बड़े बड़े अकादमिक संस्थानों के बड़े बड़े दोगलों के कारण, उनके दोगलेपन से एक और मल्ली नाग का जन्म होता है, जिसे कि उस आध्यात्मिक यात्रा से नीचे आकर, गिर कर, लुढ़क कर, या कहें औंधे मुंह गिर कर कामसूत्र जैसे शास्त्र की रचना करनी पड़ती है, क्योंकि उसे जीवन भी जीना है और जीवन जीने के लिए अर्थ आवश्यक है, पैसे की आवश्यकता होती है। यहीं उसकी मुलाकात एक प्रकाशक से होती है जिसका कि नाम है संदीपन, और प्रकाशक की पत्नी कोकिला, जिससे कि मल्ली नाग का अवैध संबंध है। तो आप कह सकते हैं मल्ली नाग जैसे पात्र क्यों सुरेंद्र वर्मा गढ़ते हैं? मल्ली नाग जैसे पात्र सुरेंद्र वर्मा इसलिए गढ़ते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि व्यक्ति की यात्रा किस प्रकार होती है, कैसे वो अपने वजह से और समाज दोनों की वजह से कहीं धरातल में, कहीं रसातल में गिरता जाता है। फिर वो, उसकी यात्रा जो है वो कहीं नहीं समाप्त होती है, उसे बीत राग की ओर, उसे एक आध्यात्मिक यात्रा करनी पड़ती है और करनी चाहिए। तो संदीपन जो कि उससे कामसूत्र लिखवाता है और बहुत पैसे कमाता है, लेकिन वो उन पैसों में से बहुत छोटा भाग जो है वही मल्ली नाग को देता है। और मल्ली नाग का पूरा संघर्ष प्रकाशक और लेखक के बीच में जो खींचातानी है वो उसे दर्शाता है। एक और पात्र जो मैं भूल गया, वियोगी, एक पात्र है जिसे कि नैतिकता, धर्म और सामाजिक ठेकेदार के रूप में स्थापित करते हैं सुरेंद्र वर्मा। और वियोगी जो है वो कालिदास पर भी आक्षेप लगाता है कि कालिदास जो है वो गंधर्व विवाह का समर्थन कर रहे हैं, वो नैतिक मूल्यों का दोहन कर रहे हैं, और इस तरह के कई नारे वो लगवाता है। आप समझ गए होंगे एक राजनीतिक रूप से भी ये किस ओर इशारा है। खैर, तो वियोगी जो है वो मल्ली नाग के पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि वो कामसूत्र लिख चुका है। और इसी दौरान उसके जीवन में एक और पात्र आती है जिसका कि नाम है मेघांबरा, जो कि कौटिल्य की पुत्री है। वो पुत्री जिसे कोई कौटिल्य नहीं जानता है पहले से, कौटिल्य के कोई प्रेम संबंध रहे
और वो प्रेम संबंध जो कौटिल्य अपने महत्वाकांक्षाओं को अपने साथ रखा और प्रेम को भूलकर आगे बढ़ गया और समाज में महान और संभ्रांत कहलाने के दौर में अग्रसर हो गया, उस प्रेम संबंध से उसे एक पुत्री हुई जिसका कि नाम है मेघांबरा, जो कि मल्लिनाग से प्रभावित होती है, उसके प्रति अनुरक्त होती है। और जब उसे मल्लिनाग की सारी सच्चाई पता चलती है तो मल्लिनाग को छोड़ देती है। मेघांबरा का जो पात्र है वो भी बहुत अच्छा है। आप जब इस नाटक को पढ़ेंगे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मेघांबरा कहती है कि कामसूत्र तो तुम लिख चुके हो, मल्लिनाग को कहती है, उसमें तुम हर तरह के यौन सुखों की बात करते हो और दुखों की भी बात करते हो। यौन से जुड़े, काम से जुड़े जो भी प्रसंग हैं, जो भी पहलू हैं, उन्हें तुम उठाते हो, लेकिन तुम इसमें एक और प्रसंग, एक और पहलू जोड़ो, वो है बलात्कार का। कैसे स्त्रियों के साथ बलात्कार होता है और उस समय उनके मनोविज्ञान में उनकी मनःस्थिति क्या होती है, इस पर भी तुम लिखो। अगर तुम कामसूत्र के पुरोधा हो, ज्ञाता हो, लेखक हो, तो तुम्हें ये लिखना चाहिए। सिर्फ तुम कामना से जनित रूहानियत को नहीं, तुम ये काम की आग जो है उससे जो जनित एक व्यभिचार और कह सकते हैं कि एक दरिंदापन जो है वो जो उभर कर आता है, उसे भी लिखो, ताकि व्यक्ति काम के उस पहलू को भी जाने, वो भेद कर पाए कि प्रणय द्वारा स्थापित काम और व्यभिचार और दैहिक शोषण में क्या अंतर है। और दैहिक शोषण की अति, मानसिक शोषण, दैहिक शोषण, हर प्रकार की अति, विश्व में सबसे बड़े दुख, सबसे बड़े अत्याचार जिसे कह सकते हैं बलात्कार, जो सिर्फ मन और देह को नहीं, हृदय को भी, चेतना को भी शत विशत करता है, उसे लिखो। मैं तो नहीं इस बात को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन सुरेंद्र वर्मा इस बात को लिखते हैं, यही कहना चाहते हैं, जितना मैं समझ पाया हूँ। और अंत में इन सब प्रसंगों से बाहर निकलकर मेघांबरा, कोकिला, श्रीवल्लरी, लवंगलता और मल्लिनाग सबकी यात्रा खत्म होती है। मल्लिनाग की यात्रा बीतराग से खत्म होती है, वो समरसता और बीतराग की ओर बढ़ जाता है, एक आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ जाता है और समझ जाता है जीवन की सच्चाई को। काम और इच्छाओं से जनित परिस्थितियों से बना ये पुरुष, कह सकते हैं पुरुष की यात्रा आसान है, लेकिन पुरुष की यात्रा मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और उसके ही भीतर चल रही कुंठाओं और उसके भीतर ही चल रही कई उधेड़ गुण से जो बनती बिगड़ती कहानियां हैं, उससे वो कैसे जूझता है, ये नाटक उसे ही कहता है, लिखता है, गाता है। यही और कुछ नहीं कहना है। आप सुरेंद्र वर्मा को पढ़ें। मेरी ये दूसरी पुस्तक है उनकी, मैं और भी पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि सच में मैं आत्ममुग्ध हूँ पढ़कर, बहुत ही सुंदर। और सुरेंद्र वर्मा के रूपक, सुरेंद्र वर्मा का भाषा विज्ञान, सुरेंद्र वर्मा के कटाक्ष बेहतरीन है। तो मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।